हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको कि एसएससी जीडी 2026 मैथमेटिक्स के हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा होने वाला है 8 नंबर का। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपने लगाए होंगे। ठीक है। और जब हम 8वें प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं तो एक चीज़ मैं बता दूं कि हम जो हैं वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो सारे के सारे कौन से हैं? प्रीवियस ईयर हैं। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे सीजीएल ले लो, सीएसएसएल ले लो, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। और उनमें से भी डिफरेंट टाइप के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि आपका मैथमेटिक्स पूरा का पूरा क्या हो जाए? रिवाइज हो जाए। ठीक है। तो जब आपका मैथमेटिक्स पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, सारे कंसेप्ट आपके मैथ्स के क्लियर हो जाएंगे, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके एग्जाम में 100% एक्यूरेसी के साथ में आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करेंगे। ठीक है। 500 प्लस पीवाईक्यूज की हम प्रैक्टिस करेंगे और 1 से लेके 30 प्रैक्टिस सेट में हम इनको पूरा करेंगे। ठीक है। तो आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को, 8 नंबर का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसको ध्यान से देखें, शुरू से लेके अंत तक देखें और कॉपी पेन लेकर बैठें। जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लगाना है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लगाना, उसके बाद में भी वीडियो आगे देखें, उनका सॉल्यूशन देखें। ठीक है। जितना भी आपका स्कोर होता है, 20 क्वेश्चन है, ऐसे जीडी में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग है। 20 क्वेश्चन है आपके, और 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो सब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है। और कोई भी कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो हमें हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन से कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है, तो वो कंसेप्ट पे भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है। और इसी यूट्यूब चैनल पर जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैथ्स प्लेलिस्ट खोलेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगी ट्रेन कंसेप्ट पे हमने हाल ही में वीडियो डाला है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन कंसेप्ट को लेकर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है तो उसमें जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके बाद में ट्रेन कंसेप्ट में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखिए, सभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट नंबर 8। सभी ध्यान से शुरू से लेके अंत तक देखें और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। करिए। एक स्कूल में कक्षा 10 में 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। लड़कों की औसत आयु 16 है, जबकि लड़कियों की औसत आयु 15 है। कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ये ओवरऑल इफेक्ट ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। जब ओवरऑल इफेक्ट ज्ञात करना होता है ना, तो उसमें लगता है अपना डेविएशन। यहाँ तो डेविएशन लगाओ या फिर लगाओ वेटेड एवरेज। दो कंसेप्ट इधर काम करते हैं। ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को। देखिए, क्या दे रखा है? कक्षा 10 में बॉयज और गर्ल्स कितनी है? बॉयज कितने हैं? 15। गर्ल्स कितनी है? 10। तो जब इनका रेशियो लेंगे, अनुपात लेंगे, तो ये कटेगा। 5 से कट रहा है 3 बार, ये 5 से कट रहा है 2 बार। ठीक है। 3 और 2 के अनुपात में बॉयज और गर्ल्स हैं, लड़के और लड़कियां हैं। ठीक है। लड़कों की औसत आयु आपको दे रखी है कितनी? 16। लड़कियों की औसत आयु दे रखी है 15। अगर आप इसको वेटेड वेटेड एवरेज से करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, जब लड़कों की औसत आयु कितनी? 16 है, 3 के अनुपात में है, तो 16 गुणा 3 कर दो, प्लस 15 औसत आयु किसकी है? लड़कियों की है। 2 है उनका, जो लड़कियों का अनुपात कितना है? 2। तो 2 यूनिट लड़कियां हैं तो 2 गुणा 15 कर लेंगे। ठीक है। और उसमें ओवरऑल यानी कि पूरी क्लास का भाग दे देंगे, जितना भी है 3 और 2 5, यानी कक्षा 10 में जितने लड़के लड़कियां हैं उनका भाग दे देंगे। तो 5 यूनिट है तो 5 का भाग दे दिया। अब देखिए क्या आता है? 16 दिया 48 प्लस 15 दूनी 30 बटे 5। तो 48 30 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं? 88 होता है कि नहीं होता है? 88 नहीं, 78 होता है, सॉरी। 78 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? ये जाएगा कितनी बार? ये जाएगा 15। 15.75, 3 बचा 30, 30 में 6 बार। 15 पॉइंट से आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये तो हो गया आपका वेटेड एवरेज। ठीक है। उसके बाद में अगर आप इसको किससे करना चाहें? डेविएशन से। तो डेविएशन से कैसे करेंगे? अगर डेविएशन से करते हो तो जो हमने ये जो बाद में किया है ना, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर आप डेविएशन को डिटेल में समझना चाहते हैं, वेटेड एवरेज को समझना चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए वो डेविएशन का पूरा कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, डेविएशन से जब करेंगे इस क्वेश्चन को तो कैसे होगा। देखिए, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3 और 2 के अनुपात में है, 16 है इनका औसत और 15 है लड़कियों का औसत। अब देखिए, इधर हम ले लेते हैं कि गर्ल्स का औसत मान लो 15 है, तो इनका भी 15 तो होगा, 15 प्लस 1 है, तो अगर ज्यादा कितना, एक, कितना ज्यादा, एक, एक कितने पे, 3 पे, तो 1 का गुणा 3 से करेंगे, बॉयज की संख्या कितनी, 3 यूनिट, तो 1 का गुणा 3 से करेंगे और पूरे का भाग दे देंगे, ठीक है। अब केक कटा है तो सब में बटेगा भाई, जब केक कटा है तो पूरी क्लास में बांट दो, 3 और 2 5, यानी कि 5 का भाग दे दो। अब देखिए, जब 15 है, 3/5 है, 3/5 में, हाँ, 3 में 5 का भाग देंगे तो कितना पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा पीछे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो 15 प्लस 0.6 आएगा कि नहीं आएगा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 15.6 लिख सकते हैं ना। तो यही तो है, सेम वेटेड एरर से ज्ञात करो, बेसिक से ज्ञात करो, या फिर डेविएशन से ज्ञात करो, बात एक ही है। अगर आप डेविएशन समझना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पर है। एक धनराशि को प्रति वर्ष 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हुए 18 महीने के लिए निवेश किया गया है। यदि परिपक्वता पर देय राशि 64,827 थी, तो निवेश की गई राशि क्या थी। 64,827 रुपये देय राशि है। आप मतलब कोई धनराशि है, 10% ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 18 महीने के लिए निवेश करते हैं। उसके बाद में जो 18 महीने के बाद में जो धनराशि आपको मिलेगी ना, वो हो जाएगी 64,827। तो जो अमाउंट आपके सामने जो मिश्र धन बन के आएगा वो कितना है, 64,827। अब 10% ब्याज है, ब्याज दर कितनी है, आर बराबर कितनी दे रखी है, 10%। ये ईयरली है, 12 महीने की है ना, कितने की, 12 महीने की। लेकिन आपको क्या बोला, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो 5% होगी कि नहीं होगी। एक साल की 10% है तो 6 महीने की अपन को निकालनी है, तो 5-5% करके निकालेंगे। अब 5-5% करके कितने साल की है, ये 1.5 साल के लिए, 18 महीने 1.5 साल, 18 महीने मतलब 3 बार, 6 महीने 6 महीने 6 महीने 3 बार, 5%, फिर 5% ऐसे 3 बार है ना, ठीक है। निवेश किया गया तो परिपक्वता पर जो मिश्रधन आपका बन के रहेगा वो 64,827 आएगा। देखिए, अब इसको करेंगे कैसे, आपके पास में मान लो प्रिंसिपल है पी, मान लिया। अब देखिए, जो 5% है इसको आप किससे लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये फ्रैक्शन होती है इसकी। जब 1/20 है, 20 की वस्तु पर 5% का ब्याज मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा कितना, 1 रुपये, 1 यूनिट मिलेगा ना। तो जब 1 यूनिट ब्याज है तो 20 की वस्तु 1 साल में बढ़कर हुई कितनी, 1 साल 6 महीने जो भी है, जितना भी आपके ब्याज लगा 5%, तो 5% जब बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी, 20 से बढ़कर 21 होगी कि नहीं होगी, 20 से बढ़कर 21 होगी। तो जब प्रिंसिपल है आपका, पहले साल अगर 5% का ब्याज लगा, पहले 6 महीने में 5% का ब्याज लगता है, तो जो 20 यूनिट आपकी वस्तु थी वो अब बढ़कर कितनी होगी, 21, ये पहले साल का। इसी तरीके से दूसरे साल का, तो उससे गुणा कर देंगे 20 से 21। इसी तरीके से तीसरे साल का, तो उसमें अभी 20 से 21 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। जब 3 साल का, जब आपका 1.5 साल का 6-6 महीने करके 18 महीने के बाद में जो आपका मिश्रधन बनेगा, जो मिश्रधन बन के आएगा, तो वो कितना मिश्रधन आएगा, 64,827। ये मिश्रधन आया कि नहीं आया। अब 21 से काटिए, कट रहा है, 21 से कितनी बार कटेगा, ये 21 या 63, ठीक है। फिर कितना बचेगा इधर, एक 18 नहीं जाएगा, जीरो, जीरो करेंगे ना अपन, तो कितना हो जाएगा, अगर 648 में 30 का भाग देंगे तो मतलब 21 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 630 बार, बचा कितना, 18। फिर 82, 182 उसमें कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 बार जाएगा, कितनी, 168 होता है, 168 बटा कितना, 14, 14 बचेगा तो कितना आ जाएगा, 7 पीछे जुड़ जाएगा, 147, 47 में जाता है 7 बार, 147 में 21 का भाग 7 बार जाता है। फिर 21 का भाग देंगे इसमें वापस, 21 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा, कितना बचा, 9, 9 कितना आ जाए, 98। फिर कितनी बार जाएगा, फिर ये जाएगा 21 चौके 84, फिर कितना बचा, 14 और 7 47, 147, फिर 21 कितनी बार जाएगा, 7 बार, ठीक है। अब आपके सामने जो निकल के क्या आ गया, प्रिंसिपल बराबर, ये 20 20 20 है, वो साथ में गुणा कर लेंगे इधर, तो कितना हो जाएगा, 20 गुणा 20 गुणा 20। अब 20 गुणा 20 गुणा 20 यानी कि 20 का क्या हो गया, क्यूब, 20 का क्यूब कितना होता है, 8000। तो 7 गुणा 8000 करेंगे तो आपके सामने संख्या कितनी निकल के आएगी,
हाथ अठे 56, 56,000 रुपये आपकी मिश्रधन जो प्रिंसिपल है। अगर आप 56,000 का निवेश करते हैं 18 महीने के लिए 5% 10% वार्षिक ब्याज दर से, तो अर्धवार्षिक कितने हो जाएगी, 5% ब्याज से आप निवेश करते हैं, तो जब 18 महीने बाद आपकी जो देय राशि है मिश्रधन है वो कितना बन के आ जाएगा, 64,827। जो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 56,000। सबको समझ में आ गया, दिल से बहुत अच्छे से मैंने समझाया इसको। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आज, तो बड़े ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को आप करें। एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का। देखिए क्या दे रखा, अनिल बीना को 20% के लाभ पर एक कार बेचता है। ठीक है, अनिल है, बीना को 20% के लाभ पर, मान लो अनिल ने 100 रुपए की कार है अनिल की, उसने बीना को 20% लाभ यानी 120 में बेची। उसके बाद में बीना ने इसे करण को 25% का लाभ पर, अगर बीना 120 की कार है उसको 25% लाभ पर बेचेगी, तो 25% लाभ कितना हो जाएगा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। ठीक है, अगर 4 की वस्तु को 25% के लाभ पर बेचेंगे तो 5/4 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो 5/4 से इसको गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 4 से कितनी बार, 30 बार, 30 पंजे 150 यानी कि 150। जब बीना है वो करण को 25% बढ़ा के देगी तो 150 में बेचेगी। आई बात समझ में, 150 में आपने 150 यूनिट की कार किसकी पड़ी, उसकी, यानी कि करण ने बीना से कितने में खरीदी, करण ने बीना से खरीदी है 150 में। तो आपको सवाल में दिया ही है, करण ने इसके लिए 2,25,000 का भुगतान किया, तो 150 की वैल्यू कितनी आ गई, 150 यूनिट की वैल्यू आपके सामने 2,25,000। तो 2,25,000 का भुगतान किया है, तो अनिल के लिए कार का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 का मान ज्ञात करना, आपको 150 का दे रखा है, 100 का ज्ञात करना है भाई। 100 का कैसे निकालेंगे, 2,25,000, ठीक है, और उसमें आप 150 का भाग दो, 100 से गुणा करो, कितनी बार ये कटा, कितनी बार, 3 बार 50 से, ये 2 बार, फिर 3 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 से, ये 3 से आपका कट जाएगा, देखिए कटे 7 या 21, फिर एक बचेगा 5 15 यानी कि 5 बार जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा 75,000। ठीक है, आ गया 75,000, इसको 2 से गुणा करेंगे अपन। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो आपको 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,50,000, 1,50,000। यही तो पूछा है आपको, कि पूछा है कि अनिल के लिए कार का क्रय मूल्य कितना, अनिल के लिए कार का क्रय मूल्य कितना है, 100। बीना के लिए पूछता तो 120 से गुणा कर लेते, सीधी सी बात है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 18% की हानि के स्थान पर 12% की हानि पर एक वस्तु बेचने पर वस्तु रुपए 120 अधिक में बिकती है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपकी मान लो 100 रुपए की वस्तु है, ये आपका क्रय मूल्य हो गया सीपी, 100 रुपए। अब आपने 100 रुपए की वस्तु आपने हानि में बेची, हानि में बेची, आपको लॉस हो रहा है कितना, मान लो कि आपको 12% का लॉस, तो 12% का लॉस होगा तो आपने बेची कितने में, 28 88 में, 88 में बेची। लेकिन अगर आपके 18% का लॉस हो रहा है तो कितने में बेचोगे आप, 82 में, 82 में। तो जब आपको पूछा ही ये गया है कि 18% की जगह 18% हानि के स्थान पर 12% की हानि में वस्तु बेचने पर 120 रुपए अधिक में बिकती है, तो आपको यही कहा, अगर 18% की हानि के बजाय 88% की हानि में आप बेचते हो वस्तु को, तो जो उनके बीच यानी क्या बोला, 120 रुपए अधिक में बीच बिकती है, तो जब 18% से जब 12% की हानि यानी कि 6% की जब हानि कम करोगे आप, तो जब वो 6% है उसकी वैल्यू ही आपके कितने निकल कर आ रही है, वो निकल के आ जाएगी 120। तो जब 1% आप 1 यूनिट मान लो या 1% मानो, वही बात है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, 20 होगी कितनी आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 20 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। तो 2000 100% यानी कि यही तो क्रय मूल्य है, 100 ही तो अपन ने क्रय मूल्य माना था, इसका क्रय मूल्य कितना है, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। समझ आया सबको, बहुत आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ थोड़ा तो सब समझ में आ जाएगा। चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 20% कमीशन काटने के बाद में एक डीवीडी सेट का क्रय मूल्य 9,080 होता है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य ज्ञात करना आपको, ठीक है। देखिए मान लो आपका अंकित मूल्य 100 है,
ठीक है, मार्क प्राइस मान लो 100। आप 100 मान के चीजों को करेंगे ना, बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपका कमीशन काटा, जब 100 रुपए आपका अंकित मूल्य है, आपने 20% कमीशन काटा, तो आपने बेचा कितना, 80 में। 80 में ही तो बेचा। तो क्या बोला, एक डीवीडी सेट का क्रय मूल्य 9080 होता है। 20% कमीशन काटने के बाद एक डीवीडी, तो इसका अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, तो आपको 80 की वैल्यू ही तो दे रखी है। कितनी दे रखी है, 9080। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9080 में 80 का आप भाग दे दोगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका, जीरो से जीरो कटेगा, 908 में जाएगा, 11 8 88, इसमें तो नहीं जा रहा। एक मिनट, हाँ, तो आपको एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 908 में 8 का भाग देंगे, तो जब 100 यूनिट की आपको निकालना, 100 अंकित मूल्य, तो 908 बटा 8 गुणा 100। अब ये 4 से 25 बार, 4 से 2 बार, 2 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा, 908 को 2 से काटेंगे तो कितना, 450, 454 आएगा कि नहीं आएगा। फिर इसको 25 से भाग देते, गुणा कर लेंगे, तो 454 गुणा 25 कर लेंगे, कितनी बार जाएगा, 2500 के 100 हासिल 10। फिर आ जाएगा 25 पंजे, 125 में 10, 135 हासिल 13। 2500 के 100 में 13 को जोड़ेंगे तो 113। 11350 क्या आ जाएगा, इसका अंकित मूल्य आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल सही उत्तर है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, 80 रुपये, मान लो 100 रुपये मार्क प्राइस था, अब उसको 20% कमीशन काटने के बाद में उसको जो वस्तु है वो कितने की पड़ती है, 9080 की। तो आपको अंकित मूल्य तो ज्ञात करना, जब 80 यूनिट की वैल्यू 9080 है तो 100 यूनिट की वैल्यू तो ज्ञात करनी है। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे, आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा। आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको लिखना सिर्फ इतना ही है कि जब आपको 80 यूनिट की वैल्यू पता चल गई है कि वो कितनी है, 9080, तो आपको 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9080 में 80 का भाग दो और 100 से गुणा करो। जीरो से जीरो कटेगा, ये 4 से कटेगा 2 बार, ये 4 से कटेगा, ये 4 से 2 बार कटेगा। अच्छा, इस जीरो को काट दो, ये 100 है, 4 से कितनी बार, 25 बार। फिर इसको काट के फिर इनसे गुणा कर देंगे तो वही आपकी 11,350 क्या आ जाएगा, आपका अंकित मूल्य, मार्क प्राइस आ जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है तो छूट प्रतिशत कितनी है। देखिए, आपका जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस, और एक है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 13:9। आपकी जो 13 अंकित किए थे, 13 यूनिट आपने अंकित किए थे, लेकिन आपने बेची कितने में है, 9 में। तो जब 13 की वस्तु 9 में बेचोगे तो 13 पे कितने का डिस्काउंट मिला, 13 की वस्तु आप 9 में बेचते हो तो 13 पे कितने का डिस्काउंट दिया, 4 का। तो कितने, 4 का डिस्काउंट, इसको 100 से गुणा करेंगे तो डिस्काउंट प्रतिशत आएगा कि नहीं आएगा, छूट प्रतिशत आएगी कि नहीं आएगी, निकल कर आएगी कितने में। देखिए, 4 को 100 से गुणा करेंगे तो 400 बटे 13%। ठीक है, अब 400 में 13 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 13 तिये 39, तो जीरो 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद में बचेगा कितना, 1 और 0, यानी कि 0 जोड़ेंगे 30 है ना। ठीक है, फिर आया कितना, 100, 100 में 13 का भाग कितनी बार जा रहा है, 7 बार, 91, फिर बचा कितना, 9, 9 बचा। 90, 90 में 13 का भाग कितनी बार, 6 बार जाएगा। तो आपका जो आंसर है 13.76, और आगे बढ़ता जाएगा तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 13.77, 13.77, 13 पॉइंट नहीं, 30.77, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए गणितीय कथन में बी का मान ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा प्रतिशत का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं। देखिए, 30% गुणा का मतलब होता है गुणा। ठीक है, 30% गुणा 20% गुणा 296 बराबर 40% इंटू 50% इंटू 5% इंटू 1480। ठीक है, अब परसेंट से परसेंट को काट दो, ये परसेंट से
ये परसेंट कट गया, ठीक है। अब देखिए, अब कोई चीज कट रही है तो उससे काट दो, ये जीरो है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। अब तीन है, तीन से कोई चीज कट रही है क्या, तीन से कट रही है क्या कोई चीज, ये तीन है, तीन से कट रहा है, ये जो 148 कट रहा है क्या, ये कटेगा तीन से कितनी बार, ये तीन से चार बार, यानी कि 12, फिर बचेगा कितना, दो, 28, नहीं कट रहा फिर। तीन से नहीं कट रहा, तो किससे कटेगा, अच्छा तीन से नहीं कट रहा, 28 फिर कितनी बार जाएगा, 24, 27, एक 10 नहीं कटेगा तीन से। तो आपका जो बी का मान है वो निकल कर कितना आएगा, तो वो निकल कर आएगा बी बराबर, ये तीन ऐसे का ऐसे ही है, ठीक है ना, 40%, मतलब 40/100 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1480, ठीक है। फिर ये तीन तीन और 296 का क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो 3 गुणा 296 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब काटिए इसको, ये किस किस से कट रहा है, चार से काटो इसको, कितनी बार, 10 बार, ये चार से कितनी बार कटेगा, ये चार से कटेगा, ये चार से, 7 चौके 28, एक बचा 16, 4 बार, ठीक है, 74। फिर इसको काटेंगे, 74 से 148 कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो ये हो गया 20, ठीक है। 20 गुणा 100, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसल आउट हो गए, अब बचेगा कितना अपने पास में, बचेगा अपने पास में 5 गुणा 5, यानी कि 25 दूनी 50/3, 50/3, यानी कि बी का मान आपके सामने निकल कर कितना आ जाएगा, 50/3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको देने रखे है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 50/3। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 500 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। करिए। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेन कंसेप्ट पे अगर आप ट्रेन का कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स क्लासेस दिखेंगी, और मैथ्स क्लासेस जब खोलेंगे तो ट्रेन पार्ट 1 और ट्रेन पार्ट 2 दो पार्ट में आपकी ट्रेन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 180 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 180 मीटर लंबी है तो 180 मीटर ट्रेन की लेंथ होगी। अब क्या है, ट्रेन है वो 500 मीटर लंबी सुरंग, तो अब 180 मीटर लंबी ट्रेन और 500 मीटर लंबी सुरंग, उनकी जो डिस्टेंस है दोनों की जोड़ दो। उसके बाद में क्या, सुरंग को पार करने में कितने का समय लगता है, 40 सेकंड का। तो स्पीड आ गई किसकी, ट्रेन की, तो हमें कितना लगता है, 40 सेकंड का। अब 180 को 500 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 680 होगा कि नहीं होगा। इसमें 40 का भाग देना है, बराबर 5 ऐसा आएगा ना, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब जीरो से जीरो काटोगे, 4 से कितने बार, 17 बार। अब आपको क्या कहा है, इसने बोला है कि किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल कितनी होगी, यही तो ज्ञात करनी है। 500 और 680, 40 सेकंड में पार करते, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ऑफ ट्रेन है जो आपकी कितनी आ गई, 17 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है, तो इसको आप 17 मीटर पर सेकंड है, इसको 18/5 से क्या कर दो, भाग दे दो। तो 17 गुणा 18 कितना होता है, 18 सत्ते कितना होता है, 126, कितना आ जाएगा, 12, 18 में 12 जोड़ेंगे तो 306/5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसको आप और आगे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 का भाग दे दो, कितनी बार आ जाएगा, 6 बार। फिर पॉइंट लगा दो, फिर कितने, अच्छा पॉइंट नहीं, फिर कितनी बार, एक बार, 61 पॉइंट, फिर कितनी बार, 61.2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। संजय और रोहन एक कार्य को 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए, अब संजय हो गया, एक रोहन हो गया। संजय किसी कार्य को कितने दिन में करता है, अब ऐसे लिख देते हैं, इसको समझने में आसानी होगी। संजय और रोहन, संजय किसी कार्य को 8 दिन में और रोहन किसी कार्य को 12 दिन में। जब संजय 8 दिन, रोहन 12 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं, तो संजय आरंभ करके वो बारी बारी से काम करते हैं, तो इन दोनों का जो टोटल वर्क है वो कितना आ जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 8 3 24, यानी कि 24 आ गया। टोटल वर्क इनका लसअप लेते हैं तब टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो 8 दिन में अगर संजय काम करता, 24 काम कितने जो करने में जो उसकी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 8 3 यानी कि 3 बार, 8 3 24, यानी कि 12 दूनी 24, यानी कि जो आर की कार्य क्षमता है वो 2 और एस की कार्य क्षमता है वो कितनी आ जाएगी,
3 आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या बोला है, रोहन एक कार्य को 8 दिन में और 12 दिन में पूरा करता है। संजय आरंभ करके, अब इसने क्या, संजय ने आरंभ किया किसी काम को, तो संजय ने आरंभ किया तो 3 यूनिट के साथ में, एक दिन में 3 यूनिट काम हुआ। फिर बारी बारी से एक दिन छोड़कर कार्य करता है, दूसरे दिन रोहन कार्य करने आ जाता है, फिर 2, फिर तीसरे दिन वापस संजय, फिर रोहन, फिर संजय, फिर रोहन, ऐसे करके काम करते हैं। 24 काम कितने दिन में पूरा होगा। तो अब 2 दिनों में आपका काम कितना पूरा हो रहा है, 2 दिनों में 5 यूनिट, 2 दिनों में 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 5 5 5 कितना हो गया, ये 15 यूनिट हो गया। फिर 5 यूनिट काम करेंगे 2 दिन में, तो कितना हो जाएगा, 20 यूनिट। 20 यूनिट आपका काम पूरा हो गया। ठीक है, कितने दिन में, 2 4 6 2 8, तो 8 दिन में कितना हो गया, 20 यूनिट काम पूरा हो गया। अब बचेगा कितना, 5 यूनिट। अब 20 यूनिट काम होने के बाद में जब बचा कितना, 4 यूनिट काम बचा है। 4 यूनिट काम करने के लिए सबसे पहले संजय आएगा, तो एक दिन संजय ने काम किया, तो आपका काम कितना हुआ, फिर 3 यूनिट उसको जोड़ देंगे, तो 8 एक दिन संजय ने किया, फिर यूनिट 3 जोड़ेंगे, कितना काम हो गया, 23। अब बचा कितना, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट काम करने के लिए जो आपके जो कौन आता है, उसके बाद में 1 यूनिट को काम करने के लिए वो फिर आता है आपके रोहन। रोहन कितना करेगा, 1/2, यानी कि आधे दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। तो आपके सामने निकल के डेज कितने आ गए पूरे, 8 और 1 9, 9 दिन, और फिर आधे दिन जो रोहन लास्ट में काम करता है वो, तो रोहन आधे दिन काम करता है, तो कितने आ जाएगा, 9 सही 1/2 डेज आ जाएंगे आपके, जिसमें कि वो बारी-बारी से अगर काम करते हैं एक दिन छोड़कर, तो वो 24 यूनिट काम कंप्लीट कर लेंगे। सबको समझ में आया? चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 180 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दे रखा है आपको, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 5:1। ठीक है, अब इस अनुपात को 3:2 करने के लिए, 3:2 करने के लिए इसमें कितनी मात्रा पानी की मिलानी चाहिए। अब आपको पानी मिलाना है, तो दूध तो इतना का इतना रहेगा भाई। आप कोई मिश्रण है जिसमें 5 और 1 के अनुपात में दूध और पानी है, अब उसमें पानी मिलाओगे और 3 और 2 अनुपात आपका बन जाता है, तो मिल्क की मात्रा तो जितनी पहले थी उतनी की उतनी ही रहेगी ना। मिला तो आप पानी रहे हो, छेड़ तो आप पानी को रहे हो, दूध की मात्रा तो उतनी की उतनी ही रहेगी। तो दूध अगर 5 यूनिट है, तो इधर भी 5 यूनिट, यानी कि जो जितना यूनिट पहले है उसको सेम करो। 5 और 3 को जब सेम करोगे तो 15 करो, इसको 3 से गुणा करो, पूरी जो पूरा है अनुपात है उसको 3 से गुणा करो, और इस अनुपात को जो रेशियो है इसको किससे गुणा करो, इसको 5 से गुणा करो। तो आपके सामने जो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, ये 5 3 15 रेशियो कितना आ जाएगा, 3, फिर आ जाएगा 15:10। ये 15:10। तो आपको जो दूध की मात्रा सेम होगी कि नहीं होगी। अब क्या हो गया, पानी की मात्रा मिला, तो 15 और 3 कितना, 18 यूनिट। 18 यूनिट की वैल्यू आपके जो क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 180 लीटर। 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 180 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर, तो आपके पास में पहले पानी कितना था, 10 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है, तो 3 से गुणा करेंगे तो 30 लीटर पानी था। और अब जब आप बढ़ाते हो, तो कितने लीटर आप बढ़ाओगे, तो 10 यूनिट हो जाएगा। तो 7 यूनिट तो बढ़ रही है, 3 से 7 बढ़ेगा तभी तो 10 होगा। तो 7 यूनिट बढ़ाओगे, तो 7 को 10 से गुणा करोगे, तो कितना आपका पानी आ जाएगा, यानी कि 70 लीटर आप पानी मिलाओगे, जब जाके ही आपका अनुपात चेंज होकर कितना हो जाएगा, 15:3, यानी कि 5:1 का अनुपात है वो 3:2 में बदल जाएगा। ठीक है, तो आपको पानी कितना मिलाना है, 70 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका माध्य समानुपाती 25 और उनका तृतीय समानुपाती भी 25 हो। ठीक है, देखिए करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए पहले तो माध्य समानुपाती क्या होता है, रूट ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो ए बी बराबर कितना आएगा, जब 25 का क्या करेंगे, इधर से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 625। ठीक है, अब ए बी बराबर कितना आ गया आपके पास में, 6 6 25। ठीक है, अब देखिए, तो अब इसने क्या बोला है, तो उनका तृतीय समानुपाती, ये तो माध्य समानुपाती 25 है, तृतीय समानुपाती भी क्या आ जाएगा, 25। तो बी स्क्वायर बाई ए है वो कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा आपका 25। तो बी स्क्वायर बाई ए है वो 25 आएगा आपके सामने। तो जो संख्या है बी स्क्वायर बाई ए है वो कितना आ रहा है आपके, 25 आ रहा है। तो जो बी स्क्वायर है बराबर वो कितना आप आ जाएगा, 25 गुणा ए, यही तो आएगा 25 गुणा ए।
अब इसको ज्ञात कीजिए। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व किए बिना अगर आप ऑप्शन से चेक करते हैं, अगर आप ए और बी का मान 5 और 5 रखिए, तो क्या 5 और 5 रखने पर आपका जो माध्य समानुपाती 25 आ रहा है क्या? जब 5 और 5 का गुणा करके अंडर लेंगे तो कितना आएगा? ये तो 5 ही आएगा भाई। तो 25 आना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं आ रहा। और 5 को 25 को सेक करेंगे तो 5 और 25 का रूट लेंगे तो कितना, 1 5 गुणा 25 कितना होता है? 125। 5 गुणा 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। 125 का तो वर्गमूल लेंगे तो पता नहीं क्या आ जाएगा, 11 पॉइंटों में कुछ आ जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता। फिर 25 और 125 तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर अपन चेक करते हैं कि 25 गुणा 25, अगर इसको हम चेक करें तो देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए, रूट ए बी यानी कि 25 गुणा 25 कितना होता है? 625। तो 625 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। भाई पहला तो सेटिस्फाइड हो गया। अब देखिए सेकंड चेक करते हैं। दूसरा चेक करो, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना, बी कितना है? 25। 25 का स्क्वायर करेंगे कितना है? 625। उसमें ए का भाग देंगे 25 का तो कितने बार कटेगा? 25। भाई दूसरा भी सेटिस्फाइड हो गया। तो जो आपका आंसर है वो कितना निकल कर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 25 और 25। दो संख्या ए और बी ऐसी हैं जिनका माध्य समानुपाती भी 25 और उनका तथ्य समानुपाती भी 25। समझ गए? चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे से क्वेश्चन आज सॉल्व कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है आपको 12 9 9। इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। करिए। देखिए, एक त्रिभुज की भुजा है 12 9 9, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। इसके परिवृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है ना। तो पहले तो आप ऐसे बना दो एक सर्कल, और सर्कल के अंदर आपके मान लो एक है त्रिभुज। ठीक है, ये सर्कल है, इसके अंदर आपके त्रिभुज हैं ए बी सी। अब इस जो ये त्रिभुज है ना, ये मतलब आपकी जो बाहर जो त्रिभुज के बाहर जो सर्कल बन रहा है ना परिवर्त, इसकी ही त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। ये मान लो कि इधर आपका सेंटर है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, रेडियस ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये त्रिभुज है, इसकी भुजा दे रखी है 9 9 सेंटीमीटर, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये 12 सेंटीमीटर तीसरी भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो इस त्रिभुज की जो इस त्रिभुज के परिवर्त हैं, परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है परिवर्त की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर ए बी सी यानी कि तीनों भुजाओं का गुणा करो और 4 डेल्टा यानी कि 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि आपका रिजल्ट बन के आएगा परिवर्त की त्रिज्या के लिए। तो पहले ए बी सी, आर बराबर ए बी सी, ए बी सी कितना है? 12 गुणा 9 कितना लिख देंगे? 81। अब 4 डेल्टा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? किससे निकालेंगे? इस बार आज हम प्रयोग करते हैं हीरोन्स फार्मूला। 9 और 9 कितना होता है? 18। 18 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 30। 30 आपका पेरीमीटर 30 आ गया, तो सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, परिमाप 30 है तो अर्ध परिमाप कितना आ गया? 15। अब 15 अर्ध परिमाप है तो आपको हीरोन्स फार्मूला पता है। हीरोन्स फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अर्ध परिमाप लिखेंगे पहले, अर्ध परिमाप, फिर उसमें क्या करना? अर्ध परिमाप में से पहले भुजाओं घटाओ, कितनी है? 12, फिर दूसरी भुजाओं घटाओ, 15 माइनस 9 और फिर 15 माइनस 9। ठीक है, तो जब पहली भुजा 15 गुणा पहली भुजा में से 12, 15 में से 12 को घटाएंगे 3, फिर 15 में से 9 को घटाएंगे 6, फिर 15 में से 9 को घटाएंगे 6। अब देखिए, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 15 को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 6। अब जो दो हैं, दो दो के पेयर हैं, उनमें से एक को बाहर ले लो। कैसे? 3 बार बार बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है माइक की, इसलिए वापस मैं बता देता हूँ। अब देखिए, 5 गुणा 3 6 गुणा 6 गुणा 6। अब 3 गुणा 3 कितना होता है? 9। 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 बार आ गया। ठीक है, 6 का गुणा 6, इसको रूट से बाहर लेंगे तो 6 आ जाएगा। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। ठीक है, अब रूट में बचा कितना? सिर्फ 5। तो 6 18 रूट 5, आपका जो एरिया है वो निकल के कितना आ जाएगा? 18 रूट 5। 18 रूट 5 को इधर रख देंगे, 18 गुणा रूट 5। अब 18 रूट 5 है, अब काटिए। ये 9 से कटेगा कितनी बार? 2 बार। ये 9 से 9 बार। ये 2 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। अब ये 4 से काटो,
ये कितनी बार कटेगा 4 से, ये 4 से कटेगा, ये 2 बार कटेगा 2 से, और ये 3 बार 2 से, ठीक है। तो अब आपके सामने निकल कर कितना है, 9 3 27, तो रेडियस बराबर कितनी आएगी, 27/2√5, ठीक है। जो त्रिभुज की त्रिज्या है, वो त्रिभुज की परिवर्त की त्रिज्या है, वो निकल कर कितनी आ गई, 27/2√5। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। उपनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वो दो सर्कल कैसे होंगे मैं बताता हूं। सही सर्कल ही नहीं बना। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक आपका ये सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, दो सर्कल हैं और समान रेडियस के, ठीक है, बराबर ही हैं आप ऐसे, और वो एक दूसरे के केंद्र के होकर गुजरते हैं ना, सॉरी, फिर वापस दूसरी बार बनाना पड़ेगा इसको। यानी कि मान लो इस सर्कल का सेंटर ये है, तो जो दूसरा वर्त है वो इसके सेंटर से होकर ही गुजरता है, ठीक है। तो जब ये इसके सेंटर से, दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं और उन दोनों की रेडियस सेम है, समान वर्त है, तो उनकी उपनिष्ठ जीवा है वो क्या हो जाएगी, ये आपकी होगी उपनिष्ठ जीवा, ठीक है। आपको इसकी ही लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो जब इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे तो ये दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन होगी। अब दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन होगी तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इस वर्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या, और ये इस वर्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या, ठीक है। तो जब ये दोनों वर्त की त्रिज्या है, तो ये जो आपको ट्रायंगल देख रहा है ना, तो ये तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर। ये तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर। जब ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कौन सा समबाहु त्रिभुज बना कि नहीं बना, ये भुजा ए है, ये ए है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ए। तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज आपकी है, तो उसकी जो हाइट है, ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी कि नहीं होगी, ये इसकी क्या होगी, हाइट। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइट निकालना, मान लो ये ए है, ये बी है, ए बट ए बी का आधा है, तो हाइट बराबर कितना हो जाएगा, ए बी का आधा। तो ए बी का आधा कितना हो जाएगा, तो हाइट जो समबाहु त्रिभुज की निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 ए, √3/2 ए। तो आधी है a/2, जब ए भी बराबर कितना आ जाएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे, √3/2 ए का 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो ए भी है जो उपनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी, √3a, ठीक है। तो √3a आपको उपनिष्ठ जीवा की लंबाई आ गई। अब ए की जगह आपको क्या रखना है, इसकी त्रिज्या, तो √3r हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर उपनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी, √3r। इतना कोई नहीं बताता, डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन मैंने ये भी समझा दिया पूरा का पूरा कंसेप्ट, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, ठीक है। जब ये दो वृत्त हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के, है ना, तो जब त्रिज्या का इसमें गुणा करेंगे तो इसने क्या बोला, उपनिष्ठ जीवा की लंबाई, तो ए बी बराबर उपनिष्ठ जीवा की लंबाई √3 गुणा 6, तो 6√3 आएगा कि नहीं आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये है, ये √3 है सब। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ए बी सी कार्य को 60 दिन, 30 दिन, 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि प्रत्येक 5वें दिन बी व सी मिलकर इसकी सहायता करते हैं, ए कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को, देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ए है वो कितने दिनों में, 60 दिन में, बी है वो कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में, और सी कितने में, 20 दिन में। इन दोनों की जब एफिशिएंसी मतलब टोटल वर्क याद करेंगे तो एलसीएम आएगा 60, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी, कार्य क्षमता 1, इसकी कार्य क्षमता 2, और इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। तो ये आगे उनकी कार्य क्षमता। अब देखिए ए है, मतलब 5वें दिन उनकी हेल्प करते हैं, बी और सी मिलकर वो दोनों हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जब 4 दिन तो ए अकेला काम करेगा, 4 दिन ए अकेले ने काम किया, कितना, 4 यूनिट हो गया। अब 5वां दिन आ गया और उसमें बी और सी दोनों ने मिलकर उसकी हेल्प कर दी, 3 और 2 5, और एक इसका हो गया 6। तो 5वें दिन उसका कितना काम हो गया, 6 यूनिट काम होगा। तो ये 5 दिन का है, ऐसे ही अगले 5 दिन चलेगा, ऐसे ही आगे चलता रहेगा, और आपको 60 काम पूरा करना है। तो 5 दिनों में काम कितना हुआ, 5 दिनों में काम हुआ 2 और 2 4, 4 और 6 कितना हो गया, 10। यानी कि 5 दिनों में 10 यूनिट काम होता है, कितना, 10 यूनिट, और आपको करना कितना है, 60 यूनिट। तो गुणा किससे करेंगे, 6 से।
जब 6 से गुणा करेंगे तो 60 यूनिट होता है कि नहीं होता है, तो इसको भी 6 से गुणा करेंगे तो 5 संग 30 यानी कि 30 दिन में काम पूरा होगा कि नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 दिन। 30 दिन आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया है वो कितना दे रखा, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान मान लो, 1 मिनट मैं इधर बना देता हूं, ये आपका हो गया आयताकार मैदान, ठीक है, ये आयताकार मैदान है। अब इसका जो एरिया है वो कितना दे रखा, 480 सेंटीमीटर, अच्छा मीटर स्क्वायर दे रखा आपका एरिया। अब लंबाई है वो चौड़ाई से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब 5 से 20% कोई ज्यादा है तो 1 यूनिट ज्यादा है, 6 हो जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई 5 यूनिट है तो लंबाई कितनी, 6 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब इसने क्या बोला, एक आयताकार मैदान की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये मान लो कि ये 5x है, ये कितना 6x है। जब 5x 6x लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो आपका एरिया निकल कर आएगा, कितना आएगा 480। 5 संग 30x, 30x स्क्वायर हो जाएगा। 480 में जब 30 का भाग देंगे कितनी बार, 0 से 0 कटा, x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 48 में 3 बार यानी कि 16। तो x बराबर कितना मान आ जाएगा आपका 4, यानी x का मान 4 आया। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 को 4 से गुणा करो, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5 को 4 से गुणा करो, तो 5 चौके 20, लंबाई कितनी आ जाएगी 24। तो आपको पूछा क्या है, लंबाई, लंबाई कितनी आ जाएगी 24। अगर आपको चौड़ाई पूछता तो कितनी आती 20, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जब किसी संख्या को 15, 18 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। छोटी संभावित संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संभावित संख्या होती है। तो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको करना क्या है, 15 और 18 से विभाजित सबसे छोटी संख्या वही होगी जो 15 और 18 का क्या होगा, एलसीएम। अब शेषफल प्राप्त करना है 3, तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होता है, तो जो आपका एलसीएम आता है उसमें क्या करना है, 3 को जोड़ना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करें, कमेंट में मेरे को बताएं इसका आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 23 और 43 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। जब 23 और 43 के बीच में अभाज्य संख्या को ज्ञात करते हैं तो हम देखिए 23 और 43 के बीच में संख्या कितनी होती है, तो बीच में संख्या होती है, उसको निकालने के लिए, अब आपको कोई नंबर दे रखा है उनके बीच की संख्या निकालनी है ना, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि 43 माइनस 23 करो और जो आपको रिजल्ट आए उसमें से 1 घटा दो, तो जो बीच की संख्या है उसका नंबर आ जाएगा। 23 और 43 में माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 20, 20 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 19, यानी कि टोटल नंबर इनके बीच कितने हैं 19। जब 19 संख्या है आप गिन के चेक कर सकते हो, 19 ही आएगा आपका आंसर, ठीक है। आपका आंसर कितना आएगा 19। तो जब 19 टोटल संख्या बीच की उसकी कितनी होगी 19। अब जब आपको पूछा है कि भाज्य संख्या, जब इनमें से अभाज्य संख्या को घटा देंगे तो भाज्य संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अभाज्य 19 में से अभाज्य संख्या को घटा देंगे, उनके बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या थी उसको घटा देंगे तो आएगी कि नहीं आएगी। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी आती है, ठीक है। 23 के बाद का पूछा है तो सबसे पहले कौन सी आएगी 29, ठीक है। उसके बाद कौन सी आएगी तो 31, फिर कोई आती है तो 37, उसके बाद कोई आती है तो 41, उसके बाद तो कोई नहीं है। 43 से पहले पूछा है ना, तो उसके अलावा तो कोई नहीं है। तो कितनी अभाज्य संख्या आ गई 4। तो जब 19 में से 4 को घटाएंगे तो आपके सामने भाज्य संख्या कितनी बचेगी 15 बचेगी कि नहीं बचेगी। तो भाज्य संख्या कितने आ गई 15। 23 से 43 के बीच में भाज्य संख्या कितनी आएगी 15, ठीक है। आपको अभाज्य संख्या का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यदि एक संख्या 2x 64y 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो 6x माइनस 5y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल सीएसएचएल में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, जीडी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 88 और 72, इस चीज को ध्यान रखना, 88 और 72 तो मतलब फेमस है, पता नहीं क्या है इतना लगाव क्यों एसएससी को। 11 गुणा 8 होता है ये गुणा 9 गुणा 8, ठीक है। इसके भर भर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपके सामने संख्या क्या दे रखी है 2x 64y, ठीक है। अब आपको जब 88 का चेक करना है ना, तो आपको क्या करना है, पहले 8 का चेक करो फिर 11 का चेक करो। तो 8 का चेक करने के लिए पिछले वाली तीनों संख्या में 8 का पूरा भाग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जब 64 में 8 का जा रहा है तो y की जगह अपन या तो 0 ले सकते हैं या 8 ले सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं ले सकते। तो y बराबर आपका क्या आ गया 0 और 8, इधर मैं लिख देता हूँ y बराबर या तो 0 लो या 8 लो, ठीक है। अब 0 लेंगे, अब मान लो कि आपने y बराबर 0 लिया, पहले कंडीशन ये है कि y बराबर 0। तो अब आप 11 का चेक करेंगे, तो 11 का चेक करने के लिए क्या होता है कि
जो अल्टरनेट नंबर हैं जैसे कि 2, 6, वाई, इनको जोड़ो और अल्टरनेट एक्स और 4 को जोड़ के और उनमें से दोनों को घटा दो, ठीक है। जैसे कि 2 और 6 कितना होते हैं 8, 8 और इधर अपन ने 0 लिया तो 8 का 8। अब 8 में से x प्लस 4 को घटाना है और जब घटाने पे जो नंबर आएगा यहाँ तो 0 होना चाहिए, यहाँ तो 0 होना चाहिए, यहाँ फिर 11 होना चाहिए, 11 का कोई मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो जब 0 करना है तो x की बराबर x की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन 4। अगर x की वैल्यू अपन 4 रखेंगे तो जो कितना आ जाएगा, जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 0 होगा कि नहीं होगा। तो मान लो कि x बराबर अपन ने रखा 4, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कि 6x, x के बराबर 6 रखा, 4 रखा तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 0 बराबर y बराबर कितना है अपना 0 है तो ये 0, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा अपना 24, जो कि ऑप्शन में नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं है तो अपने पास में क्या अपॉर्चुनिटी बचती है, अपने पास में जो कंडीशन है वो क्या बचती है, कंडीशन एक ही बचती है कि आप y की जगह 8 रख के चेक करो। तो जब आप y की जगह 8 रखोगे तो y की जगह 8 रखने पर देखिए, जब आप y की जगह 8 रखोगे तो क्या है आपके सामने 2x 6 4 y की जगह रख दिया 8, ठीक है। जब y की जगह 8 रखोगे तो अल्टरनेट को जोड़ो, 2 6 8, 8 और 8 कितना हो गए 16, 16 में से कितना करना है 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स मैंने क्या बचाया कि जो घटाने पर यहाँ तो 0 आना चाहिए, यहाँ 11, यहाँ 11 का कोई मल्टीपल, तो इधर पास में क्या है 11 दिख रहा है ना आपको। 16 में से जब 5 को घटाते हो तो 11 होता है, तो इधर तो 4 है तो x की जगह अपन क्या रख सकते हैं 1, 1 को रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को घटाने पर कितना आता है वो आ जाएगा 11। तो वो आपके 11 का मल्टीपल पूरी की पूरी संख्या 11 से भाग चला जाएगा, ठीक है। तो जब x की जगह अपन 4 न रख के अब क्या रखेंगे 1 रखेंगे और y की जगह कितना रखा है अपने 8 रखा है। तो y की जगह 8 और x की जगह जो है अपन ने कितना रखा 1। अब इसमें वैल्यू रखेंगे कितना है 6x माइनस 5y है, इसमें वैल्यू रखेंगे, देखिए क्या था 6x माइनस 5y। अब इसमें जो वैल्यू रखेंगे कितनी 8 और 1 लिए ना अपन ने, तो 6 गुणा जो y x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस जो 5y है 5 गुणा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब चेक करो 6 माइनस कितना हो जाएगा 40 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 34, 40 माइनस की है और बड़ी संख्या है तो 34 माइनस का आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है। तो ये वाला आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा कि y की जगह 8 लो और x की जगह 1। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 125 मीटर लंबी ट्रेन है एक आदमी को पार करती है और जो उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ रहा है, ठीक है, प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है। तो जिसमें ट्रेन जा रही है, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, ठीक है, उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो ट्रेन की स्पीड आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, 10 सेकंड में पार करता है, ठीक है। अब देखिए 125 मीटर लंबी ट्रेन है, 125 मीटर ट्रेन की लेंथ हो गई। आपको कंसेप्ट पता है कि जब किसी कोई ट्रेन है किसी आदमी को पार करती है तो उसके लिए कंसेप्ट क्या काम करता है वो मैं आपके लिए इधर लिख देता हूं। देखिए तो वो कंसेप्ट काम करता है लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर स्पीड आ गई, जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी तो रिलेटिव ट्रेन की स्पीड माइनस एक ही दिशा में है और मेन आदमी की स्पीड, ठीक है, और गुणा किससे करेंगे टाइम से, ठीक है। तो ट्रेन की क्या लेंथ के बराबर आ जाएगा, कोई दो चीजें दिख के आपको तीसरी चीजें पूछ सकता है, ठीक है। आगे समझ में। अब देखिए अब करेंगे इस पे क्वेश्चन कैसे करें। 125 ट्रेन की लेंथ है, स्पीड उनकी जो तुलना करेंगे तो कैसे स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी आपकी, स्पीड ऑफ ट्रेन आपको निकालनी है और उसके जो आदमी है वो दौड़ रहा है किसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब वो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर पर सेकंड यानी कि 5/18 गुणा कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब 10 और 18 और 5 ये कितना हो जाएगा, जब 5 और 10 कितना होता है 50, ये तो डायरेक्ट काट लो ना, 5 से कितनी बार 25 बार, फिर 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 5 से 2 बार और ये 5 से कटेगा, ये 5 से कितनी बार कटेगा, ये 5 से 5 बार। तो जब 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा, जो आ जाएगा 5 में 45, 45 आएगा कि नहीं आएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी, जब 5 माइनस का इधर है उधर चला जाएगा तो 45 में जोड़ देंगे तो 45 प्लस 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आ जाएगी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी है। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ट्रेन से रिलेटेड आपको कोई कंसेप्ट पढ़ना है तो मैंने आपको बता दिया है, प्लेलिस्ट में जाइए मैथ्स क्लासेस देखिए, उसमें आपको ट्रेन के कंसेप्ट मिल जाएंगे। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
लिखा नहीं है इस पे, लेकिन 20 नंबर का ही क्वेश्चन है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। वही कंसेप्ट काम करता है, डिस्टेंस बराबर टाइम गुणा स्पीड। देखिए 1800 मीटर लंबी गली है, 1800 मीटर लंबाई हो गई, 5 मिनट में क्रॉस करता है, तो आपको स्पीड बराबर होगी डिस्टेंस बटा टाइम। 5 मिनट है तो 5 को सेकंड में बदल देंगे, 5 गुणा 60, जीरो से जीरो घटेगा, 6 पंजे 30, और 30 से ये पूरा कितनी बार कट रहा है, 30 से कटेगा 6 बार, 6 बार ही कटता है ना, 6 बार, ठीक है। तो जो आपकी है वो स्पीड है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है, तो स्पीड बराबर 6 आ गई मीटर पर सेकंड में, किस में आ गई, मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5, तो 18 छंग कितना होता है, 108, 108 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 21 बार, बचेगा कितना, 3 जीरो 6 बार, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका आंसर। सबको समझ में आया, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आप हमें कमेंट में ये बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। अब अगला प्रैक्टिस सेट अपना 9 नंबर का होने वाला है। तो जब तक आप 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, उससे पहले कि आपने 8 प्रैक्टिस सेट में क्या क्या पढ़ा, अब उस जो आपने कॉपी में लिखा है ना, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, उनका आप रिवीजन भी कीजिए साथ का साथ, तो आपको सारी चीजें याद रहेगी, ठीक है ना? नहीं तो भूल जाओगे, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट के बाद में एक आज लगाया, फिर दूसरे दिन, ऐसे तो आप 7 दिन हो गए, तो पिछला जो अपने कंसेप्ट, अब हर दिन नया नया कंसेप्ट आते हैं, तो आप कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करते चलें। आपको फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। जब आपको फॉर्मूले सब याद होंगे ना, तो आप जीडी का एग्जाम आराम से निकालेंगे, क्योंकि जीडी के एग्जाम में इतने मतलब हाई लेवल ऐसे टफ टफ क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जो आसानी से आपसे हो जाएंगे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत है आपके लिए, सफिशियंट है। तो आप सभी बहुत ध्यान से, बड़े अच्छे से इस वीडियो को, सारे जो प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ वो सारे के सारे साथ करते रहें। और रही बात कि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये क्लास देखने के लिए, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब तक आपने 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करे हैं, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ, मैं क्वेश्चन सारे के सारे कर सकता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।